टॉप एट 10 मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। इस वक्त बड़ी खबर एनआईए के छापे के हवाले से चल रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर जम्मू से दे रहे हैं आपको। पुंछ में एनआईए की तलाशी जारी है। मेंढर के गुरसाई में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। निसार अहमद उर्फ हाजी निसार के घर पर तलाशी हो रही है। एनआईए की गिरफ्त में आपको बता दें कि हाजी निसार है, पहले से ही इसी महीने हाजी निसार की गिरफ्तारी हुई थी। डांगरी आतंकी हमले का आरोपी निसार बताया जा रहा है। हमले में 7 लोगों की आपको बता दें मौत हुई थी। जम्मू से बड़ी खबर है। पुंछ में एनआईए का तलाशी अभियान चल रहा है। मेंढर के गुरसाई में ये तलाशी अभियान चल रहा है। न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। एनआईए का ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तेजिंदर जी, निसार अहमद उर्फ हाजी निसार के घर पर तलाशी चल रही है, क्या कुछ जानकारी और निकलकर सामने आई? बात कर रहे हैं उसने आपकी तो एक बार फिर से हम तेजिंदर सिंह सोढ़ी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि सीनियर एडिटर है न्यूज 18 JKLH के। एक बार फिर से आपको बता दें कि पुंछ में एनआईए की तलाशी चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मेंढर के गुरसाई में ये तलाशी अभियान चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। निसार अहमद उर्फ हाजी निसार के घर पर तलाशी जारी है। इसी महीने आपको बता दें हाजी निसार को गिरफ्तार एनआईए कर चुकी है और कहा जा रहा है कि डांगरी आतंकी हमले का निसार है आरोपी। वो आतंकी हमला जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, अंधाधुंध फायरिंग हमलावरों ने आकर करी थी, जिसके बाद लगातार पुंछ और आसपास के इलाकों राजौरी में सर्च ऑपरेशन चल रहा था और लगातार ये मुहिम जारी रही थी कई हफ्तों तक। और अब आपको बता दें कि डांगरी आतंकी हमले के आरोपी के घर पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से हम आपको दे रहे हैं। पुंछ में, जम्मू के पुंछ में एनआईए की तलाशी जारी है। मेंढर के गुरसाई में तलाशी इस वक्त एनआईए करती हुई दिखाई दे रही है। निसार अहमद उर्फ हाजी निसार के घर पर तलाशी एनआईए की तरफ से की जा रही है। एनआईए की गिरफ्त में, यानी डांगरी आतंकी हमले का आरोपी एनआईए की गिरफ्त में पहले से ही है। आपको यहां पर जानकारी के लिए बताते हुए चले, इसी महीने हाजी निसार की गिरफ्तारी हुई थी और डांगरी आतंकी हमला, जैसा कि आपको मालूम है कि इस हमले में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, 7 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं मेंढर से। मेंढर के गुरसाई में इस वक्त तलाशी चल रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सर्च ऑपरेशन कर रहा है। डांगरी आतंकी हमले के आरोपी के घर में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि ये रेड नहीं, सर्च ऑपरेशन है। यानी डांगरी आतंकी हमला जो कि गिरफ्त में है एनआईए के, उसके घर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में एनआईए की तलाशी, सर्च ऑपरेशन। मेंढर के गुरसाई में ये तलाशी, ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्स भी एनआईए के साथ मौजूद हैं। संयुक्त तौर पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। निसार अहमद, जिसका नाम उर्फ हाजी निसार, तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मेंढर के गुरसाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है। और सबसे अहम बात जो ये कि डांगरी आतंकी हमले का आरोपी है निसार, जिसके घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी, कितना घंटा गुजर चुका है? हाजी निसार इलियास, ये जिसका पूरा नाम निसार अहमद है, ये गुरसाई इलाका जो है मेंढर का, पुंछ में, वहां का रहने वाला है। और इसकी एनआईए ने और सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस महीने की शुरुआत में अरेस्ट किया था। हालांकि इससे क्वेश्चनिंग काफी देर से चल रही थी। अगर आपको याद होगा, इस साल की शुरुआत में जो डांगरी गांव है रजौरी में, वहां पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। उसके बाद एक आईडी भी प्लांट की थी। उसके बाद से ही लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज उन आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके उन्हें मौत के घाट उतारने का ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये जब सिक्योरिटी एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये पाया कि लोकल सपोर्ट के बगैर इतना बड़ा आतंकी हमला करना
जो था आसान नहीं था आतंकवादियों के लिए। तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इस हाजी निसार का रोल उसमें सामने आया कि किस तरह इसने जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो आतंकवादियों को दी थी, कि कैसे जो ड्रोन के जरिए हथियार भेजे गए पाकिस्तान की तरफ से, हाजी निसार ने वो हथियार उठा के इन आतंकियों को दिए, टारगेट ढूंढने में मदद की, इन आतंकवादियों को जिन्होंने डांगरी का आतंकी हमला अंजाम दिया उन्हें रहना खाना सब मुहैया करवाया। तो उसके बाद हाजी निसार को अरेस्ट कर लिया गया था। आज एनआईए की टीम जो लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर हाजी निसार के घर पे सर्चेस कर रही है, ये जानने के लिए कि क्या वहां पर कुछ और इन्वॉल्वमेंट है हाजी निसार की या उसके कुछ और जानने वालों की। तो क्योंकि ये केस जो है अभी प्रोग्रेस में है, वो आतंकी जिन्होंने डांगरी आतंकी हमले को अंजाम दिया है अभी उनका कोई पता नहीं है। तो हाजी निसार एक अहम कड़ी है इस पूरे आतंकी हमले में उन आतंकियों तक पहुंचने के लिए। तो ये जो सर्च ऑपरेशन है अभी भी हाजी निसार के घर पे चल रहा है। सिक्योरिटी एजेंसीज ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि हाजी निसार ने उन आतंकियों को कहां पनाह दी थी, कुछ और ऐसे सबूत खोजने की कोशिश की जा रही है। तो ये ऑपरेशन जो है अभी चल रहा है। जी तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, जैसे कि हम जानते हैं कि डांगरी आतंकी हमले का ये आरोपी है जिससे गिरफ्त में एनआईए ने लिया, अब उसके घर पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपने कहा कि अभी तक ये जारी है। अब सवाल ये उठता है कि डांगरी आतंकी हमले के कितने आरोपी ऐसे हैं, जिनकी संख्या क्या है जो अभी एनआईए के गिरफ्त में है? क्योंकि जब इन तरह के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है तो कड़ी से कड़ी मिलती है और कई और पर्दाफाश होते हैं, लिंक से लिंक मिलाया जाता है। इस हवाले से क्या जानकारी? देखिए सना, अभी जो हाजी निसार को ही कस्टडी में लिया है, अरेस्ट किया है एनआईए ने। अभी जो आतंकी इसमें माने जाते थे कि 2 से 3 आतंकी इस आतंकी हमले में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अभी उनको उन तक पहुंचना अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। अभी भी वो लूज हैं, उन्हें अभी उनको न्यूट्रलाइज करने का या उन्हें अरेस्ट करने का जो अभियान है वो चल रहा है। लेकिन जल्दी ही सुरक्षा बलों को इस सिमत में कामयाबी मिलेगी। लेकिन हाजी निसार, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, कि एक बड़ी अहम कड़ी है इस पूरे घटनाक्रम में, इस आतंकी हमले में। वो सुरक्षा बल जो है वो बिल्कुल इस केस को जल्दी ही क्रैक कर लेंगे। हम जितना सुरक्षा बलों से या जितने ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनसे जब भी बात होती है तो उन्हें कुछ ऐसी लीड्स मिली हुई हैं। लेकिन ये जो आतंकी हैं जो इस आतंकी हमले में इन्वॉल्व थे वो काफी ट्रेंड थे, काफी उन्हें जो ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से ये हमले को अंजाम देना है। तो अभी वो उन तक पहुंचना भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेकिन सुरक्षा बलों का ये कहना है कि हाजी निसार एक बड़ा कैच है उनके लिए और जल्द ही वो जो आतंकी इस हमले में इन्वॉल्व थे उन्हें जल्दी ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। जी सना जी, बहुत शुक्रिया तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त मेंढक के गुरसाई में सर्च ऑपरेशन एनआईए का चल रहा है। उस आरोपी के घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है जो एनआईए की गिरफ्त में है। तो बड़ी कड़ी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। आतंकी जो डांगरी में आतंकी हमला हुआ था उसमें 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और आज वहीं उसी आरोपी के घर पर इस वक्त आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कितनी देर तक ये सर्च ऑपरेशन चलेगा ये आपको जानकारी हम देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले कठुआ शहीद कैप्टन सुनील चौधरी के नाम पर कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम रखे जाने की मांगों ने जोर पकड़ लिया है, जिसको लेकर कई सामाजिक संगठनों सहित उनके परिजनों ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील चौधरी के नाम पर रखा जाए और उनकी वीर गाथा को भी दर्शाया जाए, जिससे युवा भी देश सेवा के लिए प्रेरित होंगे। यही उनके लिए सर्वोच्च श्रद्धांजलि होगी। जो शहादत जो उन्होंने अपने हिंदुस्तान के लिए, हमारे वतन के लिए दिया है, तो उनको नमन करते हुए हमने सभी संस्थाओं ने यही किया है कि एक मन बनाया है कि हमने आज एक मेमेंटम कि जो बनाया है वो एलजी मनोज सिन्हा जी को थ्रू डीसी कठुआ राकेश मनास जी की तरफ से देंगे। और हम जो हमारे जहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनको भी एक रिक्वेस्ट करेंगे
कि जो हमारा कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम कैप्टन सुनील चौधरी जी के नाम किया जाए, ताकि जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि का काम होगा। अगर ये स्टेशन उनके नाम से उनको डेडिकेट किया जाता है तो ये उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन का एक स्रोत होगा, क्योंकि जब ये स्टेशन उनके नाम से किया जाएगा उसकी साइटेशंस वगैरह, उसके जो बहादुरी के कारनामे हैं वहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे, और आने जाने वाले लोग उसको पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो उससे वो इंस्पिरेशन लेंगे। ड्यूटी के दौरान जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद कठुआ में जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने शहीदी चौक कठुआ में कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि देते हुए जल्द से जल्द सीबीआई जांच की मांग उठाई है। आपको बता दें कि शहीद जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पश्चिम बंगाल में हुई थी, जहां पर वो ड्यूटी पर तैनात था, जिसके बाद एक्स सर्विसमैन की तरफ से लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ये घटना तकरीबन 15 सितंबर की बताई जा रही है। देखिए कि जैसा सभी को मालूम है कि अमित सिंह चौधरी जो कि अखनूर के रहने वाले थे, 17 जैकलाई के ये थे, और इनकी निर्मम हत्या हुई है। एक वेल प्लानेड जो है इसका मर्डर हुआ है, क्योंकि ये जो कर्नल साहब थे जो INT के, उनकी मेम साहब के पास ये सेवादारी करते थे। और इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान की जो इंडियन आर्मी है उसकी इमेज खराब हो रही है, और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार इसको हल्के में ना ले। ये दबी हुई एक चिंगारी है, ये ना सरकार सोचे कि इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। जब भी इसको हाथ लगाएंगे ये पूरा मुल्क इसमें जल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इसकी हम एक ही मांग करते हैं कि इस तरीके के आगे कोई इस तरीके की घटना ना घटे, इसलिए इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी विस्तारता के साथ बताया है। अमित कुमार जो हमारा बेटा 24 साल की उम्र मात्र उम्र थी, अखनूर के रहने वाले, और एक एक्स सर्विसमैन के बेटे भी थे। वो उनकी 3 बहनें थीं, इनकी शादी हो चुकी है। जो उनके साथ घटना घटी है, भगवान करे किसी के साथ ऐसी घटना नहीं घटे। माँ बाप का एक ही बेटा हो और वो इस किस्म की उसके साथ घटना हो तो उस घर की, उस फैमिली का क्या होता है। तो हमारी गवर्नमेंट को आप लोगों के माध्यम से हमारी विनती भी रहेगी, और मैं भी ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि इस किस्म की घटनाएं अगर हुई तो ये हालात अच्छे नहीं रहेंगे। हम कहना चाहते हैं कि उसको, उस कर्नल जो संतोष रावत है जिसके घर में उसको बच्चे को लगाया था बैटमैन सेवक के तौर पर, तो बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म आती है कि जिस किस्म का ये बैटमैन या सेवक जो होता है उसकी जो ड्यूटी हो, वो ड्यूटी तो उसको नहीं कराई जाती। ड्यूटियाँ वो कराई जाती हैं जो अनहोनी होती हैं, जो काम नहीं करना चाहिए एक सैनिक को, उसको उस किस्म का काम बताए जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को आप लोगों के माध्यम से, और ख़ास करके हमारे डिफेंस मिनिस्टर को, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जो देश के एक विजनरी, मैं कहता हूँ जिनका ढंका है पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी, हम आप लोगों के माध्यम से उनको यही कोशिश करना चाहते हैं। हमारी एक निवेदन इल्तजा रहेगी कि इस चीज़ को हल्के में नहीं ले। ये कोई हल्की बात नहीं है, ये बिल्कुल हल्की नहीं है। इसको वेरी सीरियस मैटर है, मतलब सीरियसली इसको ले, और उस बच्चे को, अमित को इंसाफ दिलवाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर जिस बात को आगे बढ़ाया गया तो मैं तो कहता हूँ हमारी एक चेतावनी रहेगी सभी एक्स सर्विसमैन की, जो भी मेरी इस बात को सुनते हैं। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए ये कि हमारा एक भाई, हमारा बेटा, एक 24 साल जिसने होनहार लड़का था, जिसको इस किस्म का निर्भय हत्या की गई, वो हत्या का मामला है। आगे बढ़ेंगे। गुलमर्ग की अफरवट चोटी पर सीजन की पहली बर्फबारी देखकर पर्यटक खुश हो गए हैं। इन पर्यटकों का कहना है कि वो इस हल्की बर्फबारी को देखकर बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि ये वाकई स्वर्ग जैसी जगह है। ज्यादातर लोग यहाँ की बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। पर्यटकों का कहना है कि गुलमर्ग में सर्दी का खास एहसास हो रहा है। इन दिनों गुलमर्ग में काफी संख्या में पर्यटक हैं और वो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। कश्मीर में अब तापमान कम होना शुरू हो गया है। बर्फबारी ये 1-2 दिन पहले यहाँ से मतलब इस सीज़न का शुरुआत हो चुका है बर्फबारी का।
तो जो ये हल्की ठंड है और बर्फ़बारी की शुरुआत हो चुकी है। हल्के गर्म कपड़े लेकर हम लोग आए हैं और अभी सीज़न का इस साल का पहला मौसम है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। कुछ दिन के बाद तो इसमें और भी बर्फ़ की चादरें पूरे पहाड़ों से ढक जाएंगी। ये बर्फ़ देख के ये देखने के बाद तो बहुत खुशी हुई। तो लेकिन अभी हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ से बर्फ़ दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब आगे चलते हैं। फिर पहला सीज़न जो है वो बर्फ़बारी का है। फर्स्ट 1-2 दिन हुआ है और ये देख के तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हाँ, लगता है कि हम सब जन्नत आए हुए हैं। हम तो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं कश्मीर, लेकिन दोबारा नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। ये जन्नत है, जन्नत। जी, सीज़न का फर्स्ट बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे, तो हम लोगों का बेटर एक्सपीरियंस रहा है ये देख करके। और बहुत अच्छा मौसम है और अभी ठंड का भी थोड़ा सा मौसम है और ठंड बढ़ गई है अभी, तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक ही झटके में बेरोज हो जाएंगे प्रदेश के कोविड वॉरियर्स। जी हां, 1,500 से ज्यादा कोविड वॉरियर्स को सुखू सरकार ने घर का रास्ता दिखा दिया है। महंगाई और बेरोजगारी के इस वक्त में वेतन के बिना घुट घुट कर काम करने पर ये मजबूर थे। 30 सितंबर तक ही इन कोविड वॉरियर्स की ड्यूटी की आखिरी तारीख थी। जी हां, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कर्मचारियों को अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। हालांकि 30 सितंबर तक एक्सटेंशन किया गया था और जो कि 30 सितंबर की तारीख बाद पहुंची, यानी 30 सितंबर आज के दिन कई हजार कर्मचारी जो कि कोविड वॉरियर्स रहे हैं कोरोना दौर में, 1,500 इनकी संख्या बताई जा रही है, जिन्हें सुखू सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यानी अब वो इस पद पर नहीं रहेंगे। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में बिना वेतन के ये घुट घुट कर काम करने को मजबूर थे। जी हाँ, बात यहाँ पर एक और ये है कि इन तमाम कोविड वॉरियर्स को पिछले 5 महीनों से वेतन भी नहीं मिला है, तनख्वाह भी नहीं मिली है। लगातार इनकी तरफ से धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा था, जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे। कोरोना वॉरियर्स, रियल कोविड वॉरियर्स जैसे बैनर्स जो हैं उनके हाथ में हैं इन तमाम कर्मचारियों के। और ये ऐसा मौका था, आपको बता दें, कि जब सभी ने अपनों का साथ छोड़ दिया तो कोरोना वॉरियर्स ही फ्रंट फुट पर रहकर जो कोविड मुतासरा लोग थे, पीड़ित थे, उनकी खिदमत करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि इन तमाम कोरोना वॉरियर्स को अब वो पद से हटाते हैं, यानी रोजगार से हटाते हैं, जिनकी तादाद 1,500 है। जाहिर सी बात है, कम संख्या नहीं है। और इन 1,500 कोविड वॉरियर्स की तरफ से लगातार शिकायत और नाराजगी का इजहार किया जाता रहा कि बेरोजगार हो जाएंगे वो। साथ ही साथ महंगाई के इस दौर में आखिर उनका जीना दूभर करने की कोशिश सरकार क्यों कर रही है, जिस पर सियासत भी खूब हुई। विपक्ष की तरफ से सुखू सरकार को आड़े हाथों लिया जाता रहा। ना सिर्फ आड़े हाथों लिया जाता रहा, सड़क पर इस तरह के बयान दिए गए, बल्कि असेंबली में भी ये मुद्दा गरमाया। लेकिन आज वो तारीख है 30 सितंबर की, जब तक का एक्सटेंशन सुखू सरकार की तरफ से दिया गया था और अब एक्सटेंशन का जो वक्त है वो कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। लिहाजा आज से 1,500 तकरीबन कोरोना वॉरियर्स बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी के इस दौर में बिना वेतन के पहले से ही वो घुट घुट कर जी रहे हैं। जी हाँ, आपको बताना यहाँ पर जरूरी है कि तकरीबन 5 माह गुजर चुके हैं, इन तमाम को वेतन नहीं मिला है, तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से ये सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि लगातार इनकी तरफ से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का सुध सरकार लेती है या नहीं। तो 30 सितंबर तक ही डेडलाइन थी, आखिरी तारीख थी, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। वहीं 2 दिन पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा था कि कोविड कॉल में आउटसोर्स कर्मचारियों ने अच्छा काम किया था। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें कैसे ही कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, मगर अब तक कुछ नहीं हुआ और आज से कोविड कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। सुनिए स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा था। मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग कोविड के दौरान लगाए थे। ऐसा नहीं कि अगर उनको 30 तक दिया जा रहा, बिकॉज आज से 9 महीने पहले केंद्र सरकार ने कहा था कोविड समाप्त है और अब हम आपको धनराशि नहीं दे पाएंगे। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से 2-2, 3-3 महीने का
समय मांगते रहे और अब 30 सितंबर के बाद फाइनेंस ने बिल्कुल मना कर दिया है, लेकिन हम प्रयास करेंगे उनमें से लोगों को किस प्रकार से कैसे अब्जॉर्ब किया जाता, कैसे उनकी सहायता की जाती है, इस पर सरकार विचार कर रही है। 9 महीने का एक्सटेंशन तो इसे देना पड़ा और स्वयं ही हमारी प्रदेश सरकार ने वहन किया उनका सारा ये काम। तो मैं जानता हूँ कि कोविड के समय उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी जान को भी हथेली पर रखा है। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल ही फेंक देंगे, प्रयास करेंगे किस प्रकार लोग ऑब्जर्व किया जाए। करने वालों की बात खुद स्वास्थ्य मंत्री कबूल कर रहे हैं, तो जान हथेली पर रखने वालों को सरकार अब पैसे के लिए तरसा रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। जी हां, ये तमाम जो कर्मचारी आप देख पा रहे हैं जो तख्तियां हाथ में लेकर, बैनर लेकर एक जगह एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये कोरोना के भयानक दौर में फ्रंट फुट पर लोगों की जान बचाने में सरे-फहरिस्त थे, सबसे आगे थे। और आज उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है, क्योंकि लगातार इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाता रहा है। सरकार के अगर अधिकारियों की बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री की बात करेंगे, आपसे कुछ देर पहले उनकी प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 महीने का एक्सटेंशन सुखद सरकार ने दिया था और जो कि अब पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वो सरकार से बातचीत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा इन तमाम कर्मचारियों को। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है सरकार की तरफ से कि इन्हें कब तक एडजस्ट किया जाएगा। तारीख तो आज खत्म हो रही है। वैसे भी ये तमाम कर्मचारी पिछले 5 महीनों से वेतन के लिए परेशान है, यानी इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। अपनी जरूरियात जिंदगी ये किस तरह से पूरा कर सकते हैं, आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया, प्रतिक्रिया दी इस मुद्दे पर विचित्र शर्मा की वो सरकार से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये नहीं बताया कि आज तो तारीख खत्म हो रही है, जो एक्सटेंशन था कितना वक्त लगेगा इन्हें एडजस्ट किए जाने में। इस हवाले से कुछ सरकार की तरफ से और प्रतिक्रिया सामने आई है। विचित्र सर, मैं संक्षिप्त शब्दों में कुछ एक वाकयात जो वो कहना चाहूंगा। कहावत है एक कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। यहाँ ना नॉर्मल मन जो है वो तेल हो पा रहा है और ना ही राधा जो है वो नाच पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग देख पा रहे हैं लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। और ये लोग हैं कौन? ये वो लोग हैं जब वैश्विक महामारी कोविड के दौरान जो है फ्रंट फुट पर आकर जो है सरकार की व्यवस्था का सहारा बने थे। उस वक्त इन लोगों ने सहयोग दिया था। हैं कितने लोग? महज मुट्ठी भर, 1500 से लेकर 1800 के बीच में इनकी संख्या है। और पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो 70 लाख की आबादी है जिनको की सरकार जो है वित्त पोषित कर रही है। और ऐसा भी नहीं है कि जो मुद्दा आज हम उठा रहे हैं, जिनकी बात हम कह रहे हैं कि आज इनकी जो ड्यूटी का आखिरी दिन है, इनके जो नुमाइंदे हैं खुद सरकार में बैठे हुए, उनके जो नुमाइंदे हैं वो लोग भी रेगुलर इनके टच में हैं, इनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री ये हवाला दे रहे हैं कि भाई ये वो लोग हैं जब इन्होंने जान को हथेली में रखकर जो है वो काम किया था, प्रदेश की जनता को संभाला था। और दूसरी तरफ देखिए विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं। खुद पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि इनको निकालना, ऐसे मौके पर निकालना जो है वो पाप लगने जैसा है। देखिए इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं दोनों ही पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता, बावजूद इसके जो है जैसा कि मैंने कहा है कि ना नौमन तेल हो पा रहा है और ना ही राधा नाच पा रही है। अंततः या नतीजतन जो है आज इनकी आखिरी तारीख है। और अगर आज ये लोग घर वापस चले गए तो फिर इनको कौन वापस बुलाएगा, इसका कोई अभी जो है वो आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम क्लियर तरीके से अगर कहें, क्योंकि लगातार ये लोग जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, लगातार ये लोग अपनी बात को जो है वो रख रहे हैं। लेकिन एक सिनेरियो अगर देखा जाए संवेदनशीलता की एक ग्राउंड पर की लिहाज से, तो उसमें जो है ये जो 1500 से 1800 के बीच में जो ये लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोविड में भी अपनी ड्यूटीज दी हैं। इसके अलावा जो है जब कोविड खत्म हो गया था प्रदेश में, तो करीब करीब जो है वो 1.5 साल से जो है ये लोग इसी व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है उन जगहों पर ये लोग काम कर रहे हैं, वहां पर जो है वो एक्स्ट्रा स्टेपनी के तौर पर जो है व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जहां पर इस वक्त जो है वो स्टाफ का काफी ज्यादा टोटा जो है वो सना चला हुआ है। अब जब इतना स्टाफ का टोटा है, स्टाफ की कमी है, व्यवस्था को संभालने में जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। खुद बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के, यानी जो स्वास्थ्य संस्थान के जो बड़े मुखिया हैं, जो प्रबंधक हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। और ऐसे में जो है ये ट्रेंड स्टाफ है, बीते 3 साल से ये ट्रेंड स्टाफ है जो कि हमारी इस व्यवस्था को लचर बनाने से बचा रहा है, काम कर रहा है। लिहाजा
ऐसा इतना कुछ हो रहा है, फिर भी जो है इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो ये समझ से परे है। और इस पर सरकार इतनी असहाय क्यों नजर आ रही है, ये भी समझ से परे लग रहा है। सना जी बिल्कुल, एक सवाल ये उठता है क्योंकि आज एक्सटेंशन की तारीख है, आज उनका एक्सटेंशन कंप्लीट हो रहा है इन तमाम कर्मचारियों का। क्या आज के दिन के हवाले से कुछ जानकारी निकल कर सामने आ पाई है कि ये तमाम कोविड वॉरियर्स एक जगह इकट्ठा होंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे कहीं सरकारी स्थान पर? इस हवाले से कोई जानकारी विचित्र कुछ कॉल दी है इन तमाम कर्मचारियों ने? सना देखिए, निश्चित तौर पर देखिए इनसे जो बातचीत हमारी हो पा रही है, ये कहीं ना कहीं जो है अलग अलग जगहों पर ये यूं कहें कि बहुत थोड़ी थोड़ी संख्या में छोटे छोटे ग्रुपों में है, क्योंकि देखिए सैकड़ों संस्थान है हिमाचल प्रदेश में जहां ये लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब एक जगह पर इनको इकट्ठा हो पाना अभी जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में इन लोगों ने रेगुलर जो है वो धरना प्रदर्शन किया है, स्ट्राइक की है, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सरकार तक जो है वो अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जो है इन लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया था। आज क्योंकि इनका आखिरी दिन है और ये डिप्रेशन में ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए अभी अगर मैं कांगड़ा की बात करूं, हालांकि इस बात पर जो है वो न्यूज़ 18 मोहर नहीं लगाता और ना ही समर्थन करता है कि बीते 1 से 3 महीनों में और अभी हाल फिलहाल के दिनों में यानी 2 से 3 दिनों के अंतराल में ही 2 युवकों की जो है वो संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। और ये युवक जो है वो कोविड वॉरियर्स कहे जा रहे हैं, या ये यूं कहें कि ये लोग जो वो लंबे समय से जो है वो स्वास्थ्य संस्थानों में अपनी ड्यूटीज दे रहे थे बतौर कोविड वॉरियर्स, क्योंकि कोविड काल में ही इनकी जो है वो नियुक्ति हुई थी। और आज जो है वो उनको 5 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा था, घर की जो तमाम परिस्थितियां थी जो इनके कांधों पर आ गिरी थी, तो ऐसे में जो है इनको जब इनके जेबें इनकी खाली थी तो ये अलग अलग जगहों पर जाकर काम कर रहे थे और इतना डिप्रेशन का शिकार थे कि इनकी अचानक से या संदिग्ध हालातों में इनकी मौत हुई है। तो ये जो है वो ये कहा जा रहा है, परिजनों का भी आरोप है कि ये लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार थे। हालांकि ये जांच का विषय है, इनकी बाकायदा जो ये अगर ऐसे मौतें हुई हैं तो उनका जो पोस्टमार्टम होना चाहिए, रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए कि आखिरकार क्या वाकई में इनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनने में जो वो आ रहा है, बहुत से लोग जो हैं वो भी जिनसे भी बातचीत हो पा रही है वो कुछ भी कहने की इस वक्त जो है वो हालात में नहीं है, क्योंकि देखिए 3 साल से जो आदमी अपने रोजगार के लिए जो है अपने आस विश्वास के साथ जो है किसी एक परिसर में जाता है, वो भी ऐसी जगहों पर, क्योंकि देखिए ये जो स्वास्थ्य संस्थान होते हैं ये बिल्कुल सेंसिटिव जोन्स होते हैं और यहाँ पर जो है किसी की जान और जिंदगी और मौत का सवाल वहां पर होता है। तो जिंदगी और मौत को बचाने के लिए ये लोग लगातार वहां पर जाते थे अपनी जान खुद हथेली पर रखकर, और आज जाकर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो ये लोग अभी जो डिप्रेशन में है। अफसोस की बात है और इस हवाले से सरकार को कोई ना कोई कदम उठाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरूह में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल।
हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्र सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। लाहौल स्पीति के स्वास्थ्य महकमे में 444 स्वीकृत पद हैं, जिसमें केवल 196 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं और 249 पद लंबे समय से खाली हैं। स्वीकृत पदों पर कर्मचारी और चिकित्सा अधिकारी न होने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में भी बाधाएं आ रही। हाँ, अगर स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इस वक्त मेरे को ह्यूमन रिसोर्स से है, क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की जो है काफ़ी कमी है। अब जैसे जैसे विंटर्स क्लोज आ रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज भी लोगों के बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से लोग फिर जागरूक हैं तो लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास फलाना नहीं आया, तो मतलब वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भी जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं, जो एक सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनकी पोस्ट हमारी काफ़ी खाली है। तो बाकी और डिपार्टमेंट्स में भी वार्ड सिस्टर्स, ये काफ़ी सारे पोस्ट खाली हैं। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। अफगान दूतावास बंद होने की खबर है। जी हां, नई दिल्ली में अफगान दूतावास को बंद कर दिया गया, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ पाई हैं। अफगान दूतावास का ऑपरेशन बंद किए जाने की खबर है। आपको बता दें कि कथित पत्र की जांच में सरकार जुटी हुई है। दूतावास कर्मियों के बीच अंदरूनी कलह भी देखी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिल्ली से दे रहे हैं। अफगान दूतावास से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कथित पत्र के हवाले से ये कदम उठाया गया है, ऐसा माना जा रहा है। कथित पत्र की जांच में हालांकि सरकार जुटी हुई है। दूतावास कर्मियों के बीच अंदरूनी कलह की भी खबर है। आपको बता दें अफगान दूतावास का ऑपरेशन इस बंद किए जाने की खबर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि अफगान दूतावास बंद होने की खबर है। टीवी स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर दिख रही है ये अफगान दूतावास की है। इस दूतावास को बंद किए जाने की खबर सामने आ रही है। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास के बंद होने की खबर है। अफगानिस्तान दूतावास का ऑपरेशन बंद किए जाने की खबर के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। कथित पत्र की जांच में हालांकि सरकार जुटी हुई है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर अफगानिस्तान के दूतावास को बंद किए जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से आपको बताते हुए चलें कि ये खबर आपको हम दे रहे हैं। अफगान दूतावास ऑपरेशन सस्पेंड करने की खबर सूत्रों के हवाले से। दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास ने कहा जा रहा है कि कामकाज बंद कर दिया है। भारत में अफगानिस्तान दूतावास का परिचालन बंद है। मामले की जांच कर रही है सरकार। जी हां, बड़ी खबर। आखिर ये कदम क्यों उठाया गया, इसके पीछे की वजह क्या है? कथित पत्र की जांच में सरकार जुटी हुई है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की अफगानिस्तान दूतावास के हवाले से, जिसे उसका परिचालन, उसका ऑपरेशन बंद किए जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से भारत में अफगान दूतावास के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं। आपको इस हवाले से आगे भी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ। आपको बता दें कि हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि प्रदेश सरकार का अहम हिस्सा होने के नाते जहां तक उनकी जानकारी है कि उन्हें इतनी बड़ी त्रासदी में केंद्र से महज 200 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है, जो कि ऊंट के मुंह में सिर्फ जीरे के समान है। भाजपा के लोग PMGSY के तहत 2,500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिलाने की बात कर रहे हैं। असल में उसकी DPR तो मार्च अप्रैल में ही भेजी जा चुकी थी, जो कि केंद्र से हर राज्य की रिक्वायरमेंट रहती है। वहीं केंद्र ने कई राज्यों की PMGSY फेज 3 की वो राशि पहले ही वितरित कर दी थी, मगर हिमाचल का वो पैकेज भी रोक लिया, जो कि बेहद
हैरत की बात है। प्रदेश की जब ये अंतिम फिगर आएगा, अभी हमारे को मैं समझता हूँ 200 करोड़ मिला है, जो एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा है। और इस बात को लेकर मैंने स्टेटमेंट दी थी और जो बात की तथ्यों के आधार पे की है। एक इन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई की हमारी कोई 2,500 करोड़ की हमने स्वीकृति हिमाचल प्रदेश को दिलाई है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो ये डीपीआरस थी ये आपकी मार्च अप्रैल में चलेगी थी। हालांकि बाकी स्टेट्स की आपने पीएमजीएसवाई फेज 3 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन दे दी, हिमाचल की आपने रोक दी थी। क्या इनको सपना आया था कि जुलाई अगस्त में आपका ये इस तरह की आपदा आने वाली है, तब हम बाद में इसको गिनेंगे कि हमने 2,500 करोड़ दे दिया? तो ये सारी बातें मैं समझता हूँ तथ्यों से विपरीत है। जो इस एक तरह से इस आपदा के बाद एक कोई हमारे को राहत के रूप में कोई हिमाचल सरकार को पैसा मिला है, कोई 200 करोड़ है। इसके अलावा सारी बातें मैं समझता हूँ अखबारों तक सीमित है। कथनी और करनी किसकी कितनी है, वो जनता जनार्दन मैं समझता इन बातों को समझ चुकी है। ये हमारी पहली वचनबद्धता है और इसी बात को लेकर शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री हमारा पैकेज लाएंगे, क्योंकि लगभग कोई 14,000 मकान मैं समझता हूँ काफी हद तक प्रभावित हुए, इसकी जद में आए हैं। 450 लोग की हमारी बहुमूल्य जाने गई है। तो आज वर्तमान सरकार की जो पहली प्राथमिकता है राहत, पुनर्वास और पुनः किस तरह से जो हमारी चाहे वो टूरिज्म की बात आती है, हिमाचल अपने मैं समझता हूँ पर्यटन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहती है, उसको पुनः पटरी पे लाया जा सके, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उद्योग एवं संसदीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने बीजेपी को कर्ज में डुबोया है। उद्योग मंत्री ने यह हमला सिरमौर के सराहा में आयोजित हुए 3 दिवसीय द्वादशी मेले के समापन समारोह के दौरान बोला। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप और भाजपा के स्थानीय विधायक रीना कश्यप ने भी भाग लिया, मौजूद रही। संबोधन में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने क्षेत्रवासियों को मेले की बधाई दी और कहा कि मेले और त्योहार हमारी पहाड़ी संस्कृति के परिचायक हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने चुनावी समय में राजनीतिक आधार पर बिना बजट सैकड़ों संस्थान खोले, जिसे कांग्रेस की सरकार को मजबूरन सत्ता में आते ही बंद करना पड़ा। आज हमको हिमाचल प्रदेश में निवेशकों को, इंडस्ट्रियलिस्टों को हमको हिमाचल में लाना है। और मैंने आपका जो ये गिन्नी घाट वाला क्षेत्र है, आपका जो ये निचला वाला क्षेत्र है, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर इस क्षेत्र को जो है हम इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जो है इसको विकसित करेंगे, ताकि आपके इस क्षेत्र में जो है उद्योग आए। और ये क्षेत्र जैसे बद्दी बरोटी वाला आज हिमाचल प्रदेश का इंडस्ट्रियल बेल्ट, इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वो है, वहाँ इस तरह का आपका इस क्षेत्र को स्थापित किया जाए। विशेष करके हमने जयराम जी से भी मांग की कि हमारी केंद्र सरकार से हमारी मदद करो, हिमाचल प्रदेश को पैसे की जरूरत है। मगर मुझे दुख है आपको बताते हुए कि उस सदन में जब वो प्रस्ताव लाया गया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया, उसका समर्थन नहीं किया। कि मेला जो मिलन का नाम है, राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि ये किसी दल का मेला नहीं है, ये पछाड़ की जनता का मेला है, ये आप सबका मेला है। इसमें किसी प्रकार की राजनीति ना हो, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा। सोलन में बीजेपी के प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने सरकार पर आपदा प्रबंधन को लेकर निशाना साधा है। साथ ही सोलन के साथ सौतेला व्यवहार और पक्षपात करने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आपदा आए करीब 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई भी मंत्री और खुद मुख्यमंत्री दौरा करने नहीं पहुंचे। साथ ही स्टेट कमीशन की ग्रांट यूएलबी को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। जनता पार्टी जिला सोलन जिस तरीके से आपदा की स्थिति में कांग्रेस की सरकार सोलन के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, आज दून में और कसौली निर्वाचन क्षेत्र में आपदा आए हुए को 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए। अब आज तक माननीय मुख्यमंत्री और कोई बड़ा मंत्री, कोई प्रदेश का मंत्री आपदा की प्रभावित लोगों से 1.5 महीने तक कोई भी मिलने नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की टीम है, वो टीम दिल्ली से यहाँ आकर प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रही है। लेकिन स्थिति ये है, माननीय मुख्यमंत्री के पास सोलन में प्रभावित लोगों का हालचाल पूछने के लिए समय नहीं है।
सोलन में कुमार हट्टी के वीरभद्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराटे कोच शिहान संजय ठाकुर को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कोच अवार्ड से सम्मानित किया। ये अवार्ड उन्हें ट्रेडिशनल अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिताओं में 7 बार विजेता रहने और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निर्णायक भूमिका निभाने और लगातार 30 वर्षों से कराटे खेल में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कई अकादमियों और स्कूलों में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए दिया गया। अगर बात खुशी की करें तो बहुत खुशी है, क्योंकि मेरे हाथ में है बेस्ट कोच अवार्ड और ये बेस्ट कोच अवार्ड मुझे कराटे गेम के लिए दिया गया है। कराटे गेम के अंदर अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। तो मैं खुशी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये अवार्ड मुझे हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के हाथों द्वारा दिया गया है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये अवार्ड मुझे दिया। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जिला सोलन के कुम्हाटी क्षेत्र से माननीय श्री रमेश चौहान जी का, जिन्होंने मेरी उपलब्धियों को मेरे से पूछा कि आपकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या रहा है आपके करियर के अंदर, आपका 30 साल का जो है कराटे टीचिंग लाइन होगी, इसके अंदर आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो मैंने अपनी उपलब्धियां चौहान साहब को बताई और उन्होंने मेरा नाम बेस्ट कोच अवार्ड के लिए नामांकित किया। तो इसके लिए मैं चौहान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं शिमला से। बड़ी खबर, प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक होने वाली है। जी हां, राजीव भवन में ये समीक्षा बैठक होगी। 11 बजे से ये बताया जा रहा है कि बैठक शुरू होगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस बैठक में शामिल होंगी। समीक्षा के अलावा आगामी रणनीति पर भी मंथन होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त शिमला से आपको दे रहे हैं, प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक होने वाली है। राजीव भवन में समीक्षा बैठक होगी। 11 बजे का वक्त तय किया गया है। 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी और इसमें प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह शामिल होंगी। इसके अलावा कई और नेताओं के मौजूद होने की बात भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि समीक्षा के अलावा आगामी रणनीति पर भी मंथन होगा। और एक और बड़ी खबर जम्मू से आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के हवाले से बड़ी खबर है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से ट्रेन सेवाएं बहाल हो चुकी हैं। आपको बता दें कि आज ट्रेन सेवाएं बहाल हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आज ट्रेन सेवाएं बहाल कर देने से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सेवाएं बंद होने के बाद आने और जाने से रेलवे यातायात अब बहाल कर दिया गया है। पहले ये बाधित थी। आपको यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि जम्मू रेलवे स्टेशन को आने वाली पंजाब से सभी ट्रेनें मंसूख कर दी गई थी, क्योंकि पंजाब में किसानों ने रेल रोको एहतजाज प्रदर्शन की कॉल दी थी। अब ट्रेनें बहाल करने के हवाले से खबर आ रही है। जाहिर सी बात है, जो मुसाफिर फंसे हुए थे उनके लिए राहत की खबर। और एक और बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है स्कूलों के हवाले से। स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। स्कूली शिक्षा निदेशालय का ये आदेश है। अब सुबह 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल चलेगा। प्राइवेट स्कूलों पर भी ये आदेश लागू होगा। जी हां, नगर निगम के तहत आने वाले हर स्कूल के लिए आदेश है। टाइमिंग में बदलाव किया गया है। कश्मीर में श्रीनगर से बड़ी खबर है। कश्मीर में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। स्कूली शिक्षा निदेशालय का आदेश दिया गया है उनकी तरफ से। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक कहा जा रहा है स्कूल अब चलेगा। प्राइवेट स्कूलों पर यहां बताना जरूरी है कि प्राइवेट स्कूलों पर भी ये आदेश लागू होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि ये पूरे कश्मीर के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर में टाइमिंग के हवाले से खबर है। स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किए जाने की खबर है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए रईस अहमद मागरे जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। इस खबर पर ज्यादा तफसीलात के साथ, जानकारी के साथ। रईस, स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या रही? और जैसा कि जानकारी ये मिल पाई कि सिर्फ श्रीनगर की स्कूलों की टाइमिंग ही बदली गई है, ज्यादा जानकारी?
रईस, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी सर, ये फोन डिस्कनेक्ट हुआ था। शायद रईस तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही। एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बेहद अहम खबर आपको श्रीनगर से दे रहे हैं। स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, तब्दीली की खबर है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक अब स्कूल चलेगा और ये आदेश आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा और साथ ही साथ नगर निगम के तहत आने वाले हर स्कूल के लिए यह आदेश लागू करने के लिए कहा गया है। तो श्रीनगर से बड़ी खबर, स्कूलों की टाइमिंग में तब्दीली के हवाले से खबर। श्रीनगर से बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। स्कूली शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में ये कहा गया है कि अब स्कूलों की नई टाइमिंग होगी सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, यानी सुबह 9 बजे से 3 बजे तक अब स्कूल चलेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रईस, चलिए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रईस, स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव के पीछे की वजह क्या है और जो खबर ये निकलकर सामने आ पाई है कि सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर के लिए ये टाइमिंग बदली गई है, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है उनकी तरफ से एक ऑर्डर निकला है जिसमें ये कहा गया है कि श्रीनगर के म्यूनसिपलिटी लिमिट्स में जो जितने भी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स आते हैं उनकी टाइमिंग जो है वो चेंज हुई है और 1 अक्टूबर से जो है ये टाइमिंग जो है वो चेंज होगी। 9 बजे से 3 बजे तक जो है वो टाइमिंग रहेगी। बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे मौसम में एक तब्दीली देखी जा रही है, सुबह शाम अगर हम बात करें तो सर्दी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो एक वो वजह हो सकती है। और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें श्रीनगर में तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हीट वेव थी पिछले कुछ दिनों पहले वो काफ़ी यहाँ पे गर्मी थी, लेकिन अब मौसम में जो है वो तब्दीली आई है, तो यही वजह है कि इसीलिए जो है ये टाइमिंग चेंज हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पे भी जो है वो पेरेंट्स की भी मांग थी कि टाइमिंग में जो है वो एक चेंज लाई जाए, तो आज ऑर्डर निकला है। खाली जो श्रीनगर म्यूनसिपल लिमिट्स में जितने भी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स है उनके लिए ये टाइमिंग जो है वो चेंज हुई है। जी, तो सिर्फ श्रीनगर के स्कूलों में ही इस तब्दीली को लागू किया जाना है। आपने कहा कि पहले ही पेरेंट्स की तरफ से मांग की गई थी कि स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया जाए, लिहाजा इस हवाले से फैसला अब स्कूली शिक्षा निदेशालय की तरफ से लिया गया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रईस जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड पेरेंट्स की तरफ से, परिजनों की तरफ से की जा रही थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही, तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया भी सुकून वाली होगी, राहत वाली होगी, क्योंकि उन्हीं की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया था और अब कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा निदेशालय के आदेश में वो तमाम मांगे पूरी होती हुई दिखाई दे रही। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।